अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स कोचिंग। तो फ्रेंड्स, ये है पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट पार्ट 7 और आज हैं हम बहुत खुश क्योंकि आज होने जा रही है हमारे चैप्टर की हैप्पी एंडिंग। और आज का हमारा टॉपिक है भारत और शीत युद्ध, यानी कि आज हमारा सबसे ख़ास टॉपिक है क्योंकि ये हमें बताएगा कि हमने आखिर शीत युद्ध के बारे में क्यों पढ़ा, हमारा उससे क्या कॉन्टेक्ट था। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने खुद से रीडिंग कर ही ली होगी। तो पहले पैराग्राफ में भारत की तारीफ में कुछ लिखा गया है कि भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में 2 स्तरों पर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। मतलब कि ख़ास तौर से अपनी भूमिका जो निभाई वो उसके 2 लेवल से। तो पहले स्तर पर यह कि भारत ने सबसे पहले तो भारत खुद दोनों महाशक्तियों के खेमेबंदी से अलग रहा। दूसरा, भारत ने जो उपनिवेशों के चंगुल से आज़ाद हुए नए नए देश थे उनके किसी भी महाशक्ति के साथ शामिल होने में, उसके खेमे में शामिल होने में पुरजोर विरोध किया। और दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि भारत की नीति ना तो नकारात्मक थी और ना ही निष्क्रियता की थी। नकारात्मक मतलब बिल्कुल ही किसी बात से इनकार कर देना, और निष्क्रियता का मतलब होता है किसी बात पर फैसला ले लेना, किसी बात पर फिक्स हो जाना। तो इसी में लिखा गया है कि भारत ने ना ही उसने किसी बात से बिल्कुल ही इनकार कर दिया था और ना ही किसी एक पक्ष में बिल्कुल ही फैसला ले लिया था। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। पलायन एक नया लफ्ज़ आया है। तो पलायन का मतलब होता है कि एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाना। जैसे कि हम कहते हैं कि मज़दूर जो है बिहार से दिल्ली पलायन कर गए, पंजाब पलायन कर गए, तो इसी तरह मतलब कि यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है इस वर्ड के माध्यम से कि मतलब अगर कोई देश गुटनिरपेक्ष में शामिल होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो विश्व के दूसरे मामलों से पलायन कर गए, यानी बिल्कुल ही उसको छोड़कर जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो गया। इसके विपरीत भारत शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंदिता की जकड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। मतलब कि बताया गया है कि बल्कि भारत ने तो शीत युद्धकालीन में जो कम्पिटिटिव ग्रुप थे, यानी अमेरिका और सोवियत संघ थे, उनकी जकड़ को ढीली करने के लिए हमेशा इंटरनेशनल लेवल पर जो भी फैसले होते थे, जिससे मतलब ऐसे फैसले जिससे पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया मुतासिर हो, तो उनमें हमेशा जो है एक्टिव रूप से दखल अंदाजी की, हस्तक्षेप किया। भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूदा मतभेदों को, मतलब कि वही कि भारत ने जो है हमेशा जो है मतभेदों को, जिस बात पर उनकी लड़ाई थी, हमेशा कम करने की कोशिश की ताकि विश्व जो है परमाणु युद्ध से बचा रहे। आगे लिखा है कि भारत के राजनयिकों और नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौर के प्रतिद्वंदियों के बीच संवाद कायम करने तथा मध्यस्थता करने के लिए हुआ। मतलब कि भारत के राजनयिकों, मतलब भारत के जो पॉलिटिशियन, सियासतदान और लीडर्स थे, उनका उपयोग हमेशा ही शीत युद्ध, मतलब अक्सर व बेशतर शीत युद्ध के जो कम्पिटिटिव ग्रुप यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ थे, हमेशा उनके दरमियान जो है संवाद यानी बातचीत कायम करने के लिए, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कभी कभी ऐसा होता था कि दोनों के दरमियान जो राजनीतिक संवाद थे वो टूट जाता था, तो उसी को कायम करने के और हमेशा मीडिएटर के रूप में हुआ। मिसाल के तौर पर 1950 के दशक के शुरू, मतलब यहाँ एक एग्जाम्पल ले दिया गया है, जैसे कि 1950 के दशक के शुरुआती सालों में कोरियाई युद्ध के दौरान हुआ था। तो मतलब फ्रेंड्स, मीडिएटर, अभी मैं आपको इस बात का खुलासा कर देती हूँ कि मीडिएटर का मतलब होता है मतलब किस तरह वो लोग भारत का उपयोग करते थे। जैसे कि एक गुट इधर है, मतलब कि एक तरफ सोवियत संघ है, दूसरी तरफ अमेरिका है, बीच में भारत है। तो सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही के दरमियान लड़ाई थी, और दोनों लड़ाई तो थी, लेकिन दोनों में से कोई भी ये नहीं चाहता था कि ये परमाणु युद्ध के रूप में बदले। लेकिन न सोवियत संघ अमेरिका से जाकर कोई बात कहना चाहता था अगर कभी कोई गलतफहमी हो जाए, और न ही अमेरिका, क्योंकि कभी सामने वाला ये ना समझने लगे कि वो झुक गया। तो इसी तरह बीच में भारत था, मीडिएटर के रूप में बीच में भारत है, तो वो आके भारत से कहते हैं, भारत इस तक पहुंचा देता था, सोवियत संघ आके भारत से कहते हैं और भारत अमेरिका तक पहुंचा देता था। तो इस तरह मीडिएटर का रूप निभाया जो काफ़ी अहम रोल है। यहाँ ये याद रखना भी ज़रूरी है कि भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य सदस्य देशों को भी ऐसे काम, मतलब फ्रेंड्स, ये बताने की कोशिश की गई है कि भारत लीडर तो था, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमेशा लीडर होने के नाते खुद ही आगे रहा, अपने आप को फोकस रखा, ऐसा नहीं, बल्कि जितने सदस्य देश थे हमेशा सबको सक्रिय रखा, और जितने भी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे
जो दोनों महाशक्तियों के खेमे में शामिल नहीं हुए थे उनको भी हमेशा अपने साथ एक्टिव रखा, ताकि वो लोग जो है मतलब ऐसा ना हो कि उसके साथ शामिल हो जाएं। आगे लिखा हुआ है कि नेहरू ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्र के ऊपर गहरा विश्वास जताया। तो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार जुमला आया। तो इसका मतलब होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र यानी आज़ाद और परस्पर सहयोगी यानी एक दूसरे की जो है सहयोग करने वाले, एक दूसरे की मदद कर। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रही थी, सॉरी मैंने थोड़ा पॉज कर दिया, मैं आपको बता रही थी कि स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्रकुल यानी आज़ाद और एक दूसरे की मदद करने वाले देशों के एक सच्चे राष्ट्रकुल। राष्ट्रकुल का मतलब होता है कॉमनवेल्थ, एक ऐसा मतलब राष्ट्रों का कुल, राष्ट्रों का ग्रुप जो सबकी भलाई के बारे में सोचे, के ऊपर गहरा विश्वास जताया। जो शीत युद्ध को ख़त्म करने में न सही, मतलब जो शीत युद्ध को ख़त्म करने में न सही, लेकिन शीत युद्ध को जो है उसकी जकड़ ढीली करने में ज़रूर जो है। तो फ्रेंड्स आगे पैराग्राफ में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि कुछ लोगों ने माना कि गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीयता का एक उदार आदर्श है, लेकिन ये आदर्श भारत के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता। मतलब कि फ्रेंड्स कुछ लोगों का कहना था कि जो मानना था कि गुटनिरपेक्ष जो है वो अंतर्राष्ट्रीय था, मतलब इंटरनेशनल, मतलब वैसा आदर्श है, वैसा उस बात की तरफ रहनुमा करता है, मतलब कि जिसमें पूरा जो है विश्व जो है एक ही लेवल पे नज़र आए। लेकिन ये जो रहनुमाई है ये भारत के जो उसके पर्सनल जो फ़ायदे हैं उससे तो मेल नहीं खाता। ये बात ठीक नहीं है, मतलब इस बात के बारे में कहा गया है कि ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। गुटनिरपेक्षता की नीति ने कम से कम 2 तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हिस्साधन किया। मतलब ये कि गुटनिरपेक्षता ने जो है मतलब ये सारी बातें गलत है। गुटनिरपेक्षता ने भारत का जो है पर्सनल फ़ायदा किया है। तो पहला तो ये है कि गुटनिरपेक्षता के कारण जो है भारत कोई भी ऐसा फैसला ले सका जिससे जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी ऐसा फैसला ले सका जिससे उसका पर्सनल फ़ायदा हो, ना कि दोनों महाशक्तियों का। और दूसरा, भारत के हमेशा जो है ऐसी स्थिति रही कि भारत जो है कभी भी किसी महाशक्ति की तरफ गया नहीं, और अगर उसको ऐसा लग रहा है कि एक महाशक्ति उसको नज़रअंदाज कर रही है या फिर उस पर कोई अनुचित दबाव डाल रही है, ज़बरदस्ती धूस जमाई, तो वो दूसरी महाशक्ति की तरफ हो गए। तो इस तरह ये हुआ कि दोनों महाशक्तियों ने ना तो उसका अनदेखा किया कभी, और ना ही कभी भी उस पर गैर ज़रूरी धूस जमाया। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की कई कारणों से आलोचना की गई। हम यहाँ ऐसी 2 आलोचनाओं को, मतलब अभी तो बताया गया कि कैसे फ़ायदा हुआ, अब कुछ लोगों ने जो है इसकी आलोचना भी की। तो आलोचकों का एक तर्क ये है कि भारत की गुटनिरपेक्षता सिद्धांतहीन है। मतलब कि सिद्धांतहीन मतलब कि कोई इसका एक सिद्धांत, कोई पर्सनल डेफिनेशन या कोई किसी एक स्टेटमेंट पर टिकी हुई नहीं है। ये इसके आलोचकों यानी जो इसके खिलाफ थे उन लोगों का कहना था। कहा जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा। मतलब इन लोगों का ऐसा भी मानना था कि भारत अपनी इस हरकत से, अपनी इस मतलब गुटनिरपेक्षता से हमेशा ऐसा रहा कि कोई जो इम्पोर्टेंट फैसले होते थे उससे बचता हुआ नज़र आता था इसकी आड़ में। और दूसरा तर्क ये है कि कई बार भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही, मतलब वही कि गुटनिरपेक्षता मतलब बीच की रही, और कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही, मतलब कई बार मुखालिफत की सी स्थिति रही। महाशक्तियों के खेमे में शामिल होने पर दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने सन 1971 मतलब 71 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो दूसरी आलोचना की गई वो बड़ी शानदार तरीक़े से, मतलब तंज मारा गया है एक तरह से, और काफ़ी दलील के साथ तंज मारा गया है। वो तंज ऐसे मारा गया है कि जो भारत खुद हमेशा दूसरों की आलोचना करता था महाशक्ति के खेमे में जाने से, उसने खुद 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ जो है मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देख रहे हैं ट्विस्ट।
तो मैं आपको पहले इस संधि के बारे में कुछ बता देती हूँ। ये संधि हुई थी 9 अगस्त 1971 को भारत और सोवियत संघ के दरमियान। इस संधि का नाम था शांति, मैत्री और सहयोग की संधि। और फ्रेंड्स, ये 20 वर्षीय संधि थी। तो खैर से विदेशी पर्यवेक्षकों ने इसे भारत का सोवियत खेमे में शामिल होना माना। तो मतलब फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने माना, मतलब ज़ाहिरी तो यही लग रहा है कि भारत सोवियत संघ की तरफ झुक गया। तो इस बात में देखते हैं भारत ने इस बात की सफाई में क्या कहा कि भारत की सरकार का दृष्टिकोण था कि बांग्लादेश संकट के समय में उसे राजनीतिक और सैनिक सहायता की ज़रूरत थी और ये संधि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों के अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोकती। मतलब फ्रेंड्स, भारत ने अपनी सफाई में यही कहा कि जब बांग्लादेश संकट में, जैसे कि हम जानते हैं, वैसे मैं पहले आपको ये बात पूरी कर दूँ, बांग्लादेश संकट के समय में सोवियत संघ ने उसे राजनीतिक और सैनिक सहायता दी थी और अमेरिका की तरफ से क्या रहा था कि अमेरिका ने बांग्लादेश संकट के समय में 7वां समुद्री बेड़ा जो है भेजने की कोशिश की थी भारत के विरुद्ध। तो मतलब कुछ भारत ने इस तरह सफाई पेश की कि उसने उसकी मदद की थी, तो उसने उसके साथ संधि की। और फिर भारत ने ये भी बात साफ कर दी कि ये संधि जो है उसको अमेरिका के साथ जो है दोस्ती करने से नहीं रोकती। मतलब उसका मानना ये है कि अगर वो सोवियत संघ के साथ फ्रेंडशिप कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अमेरिका के साथ नहीं करेगा, वो दोनों का दोस्त बनकर रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं हम अगला पैराग्राफ। अब अगले पैराग्राफ में जो है गुटनिरपेक्षता की मतलब ये जाहिर किया गया है कि वो आज के समय में ज़िंदा है कि नहीं। देखते हैं हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है कि गुटनिरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में पनपी थी। सही है। दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि सन 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में शीत युद्ध का अंत और सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की विदेश नीति की मूल भावना के रूप में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता तथा प्रभावकारिता में थोड़ी कमी आई। हाँ, तो फ्रेंड्स, जैसे कि 1991 में वो ख़त्म हो गया था, सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो उसके साथ हमें ऐसा मतलब कि थोड़ा जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जब एक तरफ का ग्रुप ही ख़त्म हो गया तो थोड़ा जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जोर जो है कम हो गया था। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। बहरहाल गुटनिरपेक्षता में कुछ आधारभूत मूल्य और विचार शामिल हैं। गुटनिरपेक्षता इस बात की पहचान पर टिकी है कि उपनिवेश की स्थिति से आज़ाद हुए देशों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव है। मतलब फ्रेंड्स, अब आगे इस बात की जो है इस बात को इनकारा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि उसकी प्रासंगिकता में कमी आई है या वो अप्रासंगिक हो गया है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि जो उसके हैं कुछ बुनियादी बातों पर भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है टिका हुआ है। और इसकी पहचान इस बात पर टिकी हुई है कि जितने भी उपनिवेश देश हैं उन सब के आपस में ऐतिहासिक जुड़ाव, यानी कि उनका इतिहास, उनका माजी एक जैसा रहा है और यदि ये देश एक साथ आ जाएं तो एक सशक्त ताकत बन जाएंगे। सही है कि अगर ये सब मिलजुल कर एक साथ आ जाएं तो एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एकता में ताकत होती है। गुटनिरपेक्षता का आशय है कि गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को भी किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बनने की ज़रूरत नहीं है। ये देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं। ये आंदोलन मौजूदा समानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी बनाने के संकल्प पर भी टिका है। अपने आप में ये विचार बुनियादी महत्व के हैं और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी प्रासंगिक हैं। मतलब फ्रेंड्स, ये बात यहाँ पर क्लियर कर दी गई है कि गुटनिरपेक्ष का ये भी मकसद था कि जितने छोटे देश हैं वो जो है उसको किसी भी बड़ी सुपर पावर की उंगली पकड़ के चलने की ज़रूरत नहीं है, किसी के भी दबाव में रहने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना खुद से जो है अपनी विदेश नीति अपना सकते हैं कि उनको दूसरे देशों के साथ, अपने देश के बाहर के साथ कैसा मामला रखना है वो पर्सनली खुद सोच सकते हैं इस बारे में। और ये आंदोलन मौजूदा समानता और इसका मतलब ये भी था कि जो आज के दिन में आज के ज़माने में जो उतार चढ़ाव, इससे भी निपटने के लिए था। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब बातों को नज़र में रखते हुए ये बात कहना कि आज के समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया है, गलत है। आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन
प्रासंगिक है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ख़त्म होती है आज की हमारी वीडियो। और ये नीचे प्रश्न वाली है, हम इसके लिए एक छोटी सी वीडियो बना देंगे जिसमें, तो हम इसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व खुद से करने हैं, मैं सिर्फ आपको समझा दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।